Hello, friends. Welcome back. This is Badal Singh this side. Friends, today's video lecture is a continuation of our ongoing initiative of PYQ analysis for NET JRF political science students. तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं. द क्वेश्चन सेज विच इज़ नॉट अ स्टेज ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन. इनमें से पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की स्टेज कौन सी नहीं है? स्टेज ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कंट्रोल, stage of reaction and counteraction, stage of contradiction and emancipation, stage of action of direction. So the right answer will be stage of action of direction. Stage of action of direction कोई भी political modernization की stage नहीं है. और important चीज़ जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जितनी भी तीन ABC तीन stages of political modernization है ना, ये डेविड एप्टर ने दी थी. डेविड एप्टर की हैं ये तीनों. डेविड एप्टर ने 4 दी थी, 3 यहाँ मेंशन है, एक गलत लिख दी गई है. जो यहाँ पे सही होनी चाहिए थी वो थी स्टेज ऑफ सर्च फॉर ए न्यू जनरेटिव सॉल्यूशन. आप याद रखेंगे, ये आपके किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन दोबारा. बहुत ही स्टैंडर्ड वाला और अच्छा क्वेश्चन है. स्टेज ऑफ सर्च फॉर ए न्यू जनरेटिव सॉल्यूशन एज वेल एज आप इसको ना क्रोनोलॉजिकली भी याद रखिएगा. हो सकता है यूजीसी नेट जीआरएफ में या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आपको बोल दिया जाए क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो. तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट कंट्रोल है, सेकंड रिएक्शन काउंटर एक्शन है, थर्ड कॉन्ट्राडिक्शन इमेनिसिपेशन है, और फोर्थ है स्टेज ऑफ सर्च फॉर ए न्यू जनरेटिव सॉल्यूशन. और इन्हें डेविड एप्टर ने दिया था, याद रखिएगा आप. नेक्स्ट एमसीक्यू है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन. बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. राइट आंसर विल बी डेविड एप्टर. डेविड एप्टर की बुक है पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन. नेक्स्ट इज विच बुक इज अथर्ड बाय LW मिलब्रेथ. द राइट आंसर विल बी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो रॉन्ग हो जाता. ठीक है, अब अगला MCQ देखते हैं. अकॉर्डिंग टू प्लेटो विच 4 कार्डिनल वर्च्यूज आर पोजेस्ड बाय एन आइडियल स्टेट. एक आइडियल स्टेट के अंदर कौन से वो 4 गुण होते हैं प्लेटो के अनुसार? विजडम, लो, डिसिप्लिन, जस्टिस. चलो, चारों एलिमेंट पॉजिटिव हैं, देख सकते हैं आगे क्या होगा. विजडम, करेज, डिसिप्लिन एंड जस्टिस. ओके, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं. विजडम, करेज, करप्शन, जस्टिस. देखिए, प्लेटो कभी नहीं चाहेगा कि करप्शन वर्च्यू हो स्टेट का, तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा. डी, विजडम, करेज, डिसिप्लिन एंड डेमोक्रेसी, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज प्लेटो रिजेक्टेड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब बात आ जाती है बी ऑप्शन में, विजडम, करेज, डिसिप्लिन एंड जस्टिस, और ए में विजडम, लो, डिसिप्लिन एंड जस्टिस. बट राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, विजडम. विजडम में बिलीव करते थे प्लेटो. वो बोलते थे ना, ही बिलीव्ड इन सोक्रेटिक डिक्टम, नॉलेज इज वर्च्यू. तो वो विजडम में विश्वास करते थे. करेज, उन्होंने कहा था कि जो ऑक्सिलरी क्लास है उसके अंदर करेज होता है. फिर वो डिसिप्लिन में भी बिलीव करते थे और एक जस्ट स्टेट में भी. तो बी होगा. अब बहुत स्टूडेंट पूछेंगे सर ए क्यों होगा? प्लेटो ने लॉ में विश्वास ही नहीं किया, वो रूल ऑफ लॉ को फेवर ही नहीं करते थे. उन्होंने रूल ऑफ मैन फेवर किया था इन फॉर्म ऑफ फिलोसोफर किंग. दैट्स वाई ए विल नॉट बी द आंसर. ठीक है, अच्छा MCQ था. अगर आप बिल्कुल तसल्ली से समझेंगे इसको तो आप राइट आंसर मार्क कर पाएंगे. अब नेक्स्ट MCQ, व्हाट आर द नेम्स ऑफ मेजर वर्क्स ऑफ प्लेटो. प्लेटो के जो बुक्स हैं वो पूछी गई हैं. द रिपब्लिक, द आइडियल स्टेट एंड द लॉज, द रिपब्लिक, द लॉज एंड द जस्टिस, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन एंड द लॉज, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन एंड द आइडियल स्टेट. राइट आंसर विल बी सी. प्लेटो की ये किताबें पूछी हैं, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा टफ चीज़ नहीं थी इसमें कुछ भी. नेक्स्ट MCQ, हु हैज़ कैरेक्टराइज्ड प्लेटो एज एंटी इंडिविजुअलिस्ट, एंटी ह्यूमनिस्ट एंड एंटी डेमोक्रेटिक. प्लेटो को एंटी इंडिविजुअलिस्ट, एंटी ह्यूमनिस्ट और एंटी डेमोक्रेटिक किसने कहा? फ्रेंड्स, द राइट आंसर विल बी कार्ल पोपर. कार्ल पोपर लेबल्ड प्लेटो एज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी. एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी. नाउ जब कोई आदमी ओपन सोसाइटी की वैल्यूज़ का एनिमी है तो वो
एंटी डेमोक्रेटिक भी होगा, एंटी ह्यूमनिस्ट भी होगा और एंटी इंडिविजुअलिस्ट होगा। प्लेटो एंटी इंडिविजुअलिस्ट था। हाउ? बिकॉज ही सेक्रीफाइस्ड इंडिविजुअल लिबर्टीज फॉर द सेक ऑफ स्टेट। एंटी डेमोक्रेटिक भी था। क्यों? उसने एब्सोल्यूट पावर दी फिलोसोफर किंग को। और एंटी ह्यूमनिस्ट किस सेंस में था? कि ह्यूमनिस्ट किस सेंस में था? वो इस सेंस में था कि प्लेटो ने ना इंडिविजुअल की पोटेंशियल जो होता है ना उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि कुछ खास क्लास ही जो होगी वो एजुकेशन अटेन करेगी और कुछ खास होंगे वो ही मतलब वॉरियर बनेंगे और रेस्ट ऑफ द क्लास जो होगी वो प्रोडक्टिव कैटेगरीज में आ जाएगी। तो राइट आंसर डी ऑप्शन इसका है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द नेम ऑफ एरिस्टोटल्स बर्थ प्लेस? द राइट आंसर इज स्टेगिरा। ये देखिए कई बार ये ऐसे एमसीक्यू होते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं ऐसे कौन पूछता है एरिस्टोटल का बर्थ प्लेस, बट कंपटीशन से रेस से बाहर करने के लिए ना यही एमसीक्यू होते हैं जो आपको रेस से बाहर कर देते हैं। फिर आप बोलते हो कि यार ये कहाँ से आ गया, एरिस्टोटल का बर्थ प्लेस पूछ लिया। तो आप इसको याद रखिएगा, द बर्थ प्लेस ऑफ एरिस्टोटल वॉज स्टेगिरा। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल which quality is required for office bearers in high positions to ensure the constitutional stability? एरिस्टोटल ने कौन सी क्वालिटी कही थी ऑफिस बियरर्स के अंदर जो होनी चाहिए ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी हो? लॉयलिटी टू द एस्टेब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशन, एवरेज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, स्टम्पी इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर, गुडनेस एंड जस्टिस इन फॉर्म्स, पुअर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एवरेज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भी नहीं होगा, एवरेज क्यों, अच्छी रखेंगे। स्टम्पी इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर, गुडनेस एंड जस्टिस बच गया, और लॉयलिटी टू द एस्टेब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट आंसर होगा लॉयलिटी टू द एस्टेब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशन। एरिस्टोटल ने लॉयलिटी को बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू रिगार्ड किया था। उनकी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन में भी वो बोलते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर रिजीम को स्टेबल रखना है तो लॉयलिटी इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। तो याद रखिएगा आप, अच्छा एमसीक्यू था। नेक्स्ट इज वाई एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्टेट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड? एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ स्टेट है उसकी क्रिटिसिज्म क्यों होता है? बिकॉज इट इज़ वायलेंट इन कैरेक्टर? नो। बिकॉज इट इज सोशलिस्ट इन कैरेक्टर? नो। बिकॉज इट इज टोटलिटेरियन इन कैरेक्टर? बिकॉज इट इज सेपरेटिस्ट इन कैरेक्टर? बताइए। अब इसका राइट आंसर सी होगा। वो इसलिए होगा बिकॉज एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट जो है ना, एरिस्टोटल कंजर्वेटिव था तो उनके अंदर थोड़ा सा इलिटिज्म के गुण आ जाते हैं, इलिटिज्म के। इसलिए वो क्या बोलते हैं कि चेंज नहीं होना चाहिए। जब स्टेट चेंज नहीं होगा तो क्या होगा आप बताओ? वो सेम लोग पावर में रहेंगे और हो सकता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपनी पावर को क्या करें, एब्यूज़ करने लग जाएं। इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। The next MCQ is, what is the central concept of Machiavelli's political philosophy? Justice, human rights, power of the state, freedom of individuals. सिंपल है, पावर ऑफ द स्टेट। इसी ऑप्शन में रियलिज्म की झलक देखने को मिलती है। भाई मैकियावेली की एंटायर पॉलिटिकल फिलोसफी रिवॉल्व्स अराउंड नोशन ऑफ पावर। पावर के आसपास ही तो घूमती है कि प्रिंस को कैसे पावर मेंटेन करनी है स्टेट की। तो बिल्कुल सिंपल है, पावर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ मैकियावेली? द प्रिंस, ये तो उन्हीं का था। पॉलिटिक्स, आर्ट ऑफ वॉर, डिस्कोर्सेस। पॉलिटिक्स मैकियावेली का थोड़ी था। आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे पॉलिटिक्स किसका था। हु कैरेक्टराइज्ड मैकियावेली एज अ टीचर ऑफ एविल? ये है देखिए एमसीक्यू, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मैकियावेली को टीचर ऑफ एविल का जो ये टाइटल है ये किसने दिया? स्ट्रोस, CEM जोड, थॉमस कुहन, JH प्लम्ब। बताइए। द राइट आंसर विल बी लियो स्ट्रोस। लियो स्ट्रोस ने मैकियावेली को टीचर ऑफ एविल कहा। क्यों कहा? बिकॉज मैकियावेली ने क्या बताया कि प्रिंस को कोल्ड ब्लडेड होना चाहिए, वॉयलेंट होना चाहिए, नॉट टू बी लव्ड बट टू बी फियर्ड, डरावना दिखना चाहिए। तो इसलिए लियो स्ट्रोस ने बोला मैकियावेली वो है टीचर ऑफ एविल। नेक्स्ट इज विच राइट हैज बीन कंसिडर्ड एज एन इनएलिएनेबल राइट ऑफ इंडिविजुअल्स बाय थॉमस होब्स? थॉमस होब्स के अनुसार इनमें से कौन सा अधिकार इंडिविजुअल्स का सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार था?
जिसको मतलब छीना नहीं जा सकता था इंडिविजुअल से। राइट टू लिबर्टी, राइट टू वर्क, राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, राइट टू वोट। बिल्कुल सिंपल है। अगर आप थॉमस होब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो वो बोलते हैं राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टेट ऑफ नेचर में क्या था, देर वर ब्लीक कंडीशंस, थ्रेट था, थ्रेट टू लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन और राइट टू लाइफ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, what were the main causes of rivalry and conflict among individuals in the state of nature according to Thomas Hobbes? थॉमस होब्स के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर में जो कन्फ्लिक्ट का कारण था इंडिविजुअल्स के बीच वो क्या था? कंपटीशन डिफिडेंस ग्लोरी, कंपटीशन स्ट्रगल जेलेसी, कंपटीशन पॉवर्टी हंगर। पॉवर्टी और हंगर की तो कोई बात नहीं हुई, पॉवर्टी हंगर एंड वेल्थ, तो सी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, ए और बी बिल्कुल क्लोज है। कंपटीशन स्ट्रगल जेलेसी, कंपटीशन डिफिडेंस ग्लोरी, द राइट आंसर विल बी बी। इंडिविजुअल्स कॉम्पीट कर रहे थे एक दूसरे से, स्ट्रगल कर रहे थे रिसोर्सिस को लेके, और जेलेसी, एक दूसरे से जल भी रहे थे कि उसके पास ऐसा क्यों है। कोई भी मतलब होप्स बोलते हैं ना, कोई भी अपने आप को कम वो कॉम्पिटिटिव मानने को तैयार ही नहीं था, कम नॉलेजेबल मानने को तैयार ही नहीं था। सब एक दूसरे से मतलब जेलेसी रखते थे कि उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज क्यों है ना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो गया बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, इन विच ईयर 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट वॉज पब्लिश्ड? तो इसका आंसर आप बताइएगा मेरे को कमेंट्स में, ये ईयर वाइज ये मेरे को भी नहीं पता। Next is, what was the fundamental objective of human beings behind their unification into a commonwealth according to John Locke? जॉन लॉक के अनुसार फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या था ह्यूमन बींग्स का जब वो कॉमनवेल्थ के अंडर आ गए? कॉमनवेल्थ यानी जब उन्होंने स्टेट बना लिया एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके और स्टेट ऑफ नेचर को छोड़ के आगे। प्रोटेक्शन ऑफ देयर नेचुरल राइट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, प्रिजर्वेशन ऑफ पावर, प्रिजर्वेशन ऑफ टिरेनी। देखिए टिरेनी तो बिल्कुल भी नहीं है, पावर भी बिल्कुल भी नहीं है, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर नहीं, स्टेट ऑफ नेचर को तो वो छोड़ के आए थे, उसे प्रिजर्व क्यों करेंगे? नेचुरल राइट्स का प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट्स, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, इन्हीं को तो प्रोटेक्ट करना चाहते थे जॉन लॉक। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो गया ए। द नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ जे रूसो? रूसो के विचार के बारे में पूछा कि उनका क्या ओपिनियन था। पीपल मस्ट बी फोर्स्ड टू ओबे द रूलर्स, लोगों को मजबूर किया जा सकता है कि वो ओबे करें। द मेजोरिटी इज ऑलवेज राइट, जनरल विल इज सुपीरियर टू द सेल्फिश इंटरेस्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, रूल ऑफ द आर्मी शुड बी एस्टेब्लिश्ड। देखिए जनरल विल में बिल्कुल ही बहुत ही तगड़े वाला विश्वास था रूसो का, तो राइट आंसर होगा जनरल विल ना सुपीरियर रहेगा इंडिविजुअल्स के सेल्फिश इंटरेस्ट से। देखिए तो राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू, हु कैरेक्टराइज्ड जे रूसो एज द प्रोजेनिटर ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट्स? ये एमसीक्यू है जो आपको बड़ी ही मुश्किल से देखने को मिलते हैं, कहीं ये स्टैंडर्ड बुक्स में भी अवेलेबल नहीं होते। मतलब किसने कहा था कि जो रूसो है वो जनक है आधुनिक जो नेशन स्टेट्स है ना उनका, जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं उनका मतलब जनक है रूसो। ये किसका मानना था? एल्फ्रेड कोबन, जे.एस. मैक्लीलैंड, जी.डी.एच. कोल, ल्यूसियो कोलेटी। द राइट आंसर इज जे.एस. मैक्लीलैंड। जे.एस. मैक्लीलैंड ने कहा था कि रूसो जो है वो प्रोजेनिटर है मॉडर्न नेशन स्टेट्स के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, हाउ वुड क्लास स्ट्रगल एंड अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स के हिसाब से जो क्लास स्ट्रगल था वो कैसे एंड होगा? With the rise of feudalism? No. With the rise of bourgeois? No. With the end of feudalism or with the destruction of capitalism? The right answer will be with the destruction of capitalism. कार्ल मार्क्स खुद बोलता है that कैपिटलिस्ट एक ऐसा मोड ऑफ प्रोडक्शन है और कैपिटलिस्ट वो क्लास है that digs its own grave, जो खुद अपनी कब्र खोलती है, बिकॉज कैपिटलिज्म इज फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। सो राइट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है डी, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म से क्लास स्ट्रगल एंड होगा।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू? कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है उसका सेंट्रल कंसेप्ट क्या है? क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। बिल्कुल, पॉलिटिकल इकोनॉमी को तो क्रिटिसाइज करते हैं। सरप्लस वैल्यू से वो क्या बताते हैं कि जो लेबर क्लास है ना, उसको केवल इतने वेजेस दिए जाते हैं जो वेजेस इनफ फॉर हिज सब्सिस्टेंस, जो जिससे वो बस अपना गुजारा कर सकता है, और वो जो लो वेजेस होते हैं ना जिनसे वो अपना गुजारा करता है, सब्सिस्टेंस, वही उसको मजबूर करते हैं टू रिटर्न टू द वर्क नेक्स्ट डे, वापस वो अगले दिन काम पे जाए। इसलिए लेबर क्लास तो क्या है, असली वैल्यू ऐड करती है किसी भी कमोडिटी में, फिर भी उसके वेजेस सबसे लो हैं, ये बताते हैं वो अपने कंसेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ जॉन रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस? जॉन रोल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस का फीचर पूछा है हमसे। रिजेक्शन ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, रिजेक्शन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, रिजेक्शन ऑफ फेमिनिज्म, रिजेक्शन ऑफ पोस्ट colonialism. राइट आंसर विल बी रिजेक्शन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। जॉन रोल्स ने यही तो कहा था कि जो यूटिलिटेरियन फिलोसफी है ना, जिसमें ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर है, जो माइनॉरिटीज़ को, जो लेसर इन नंबर है उनको इग्नोर करती है, उसकी आलोचना की थी और उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी यूटिलिटेरियनिज्म को रिजेक्ट करके। अच्छा एमसीक्यू था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, how many principles of justice have been discussed by John Rawls in his theory of justice? John Rawls ने कितने प्रिंसिपल्स दिए अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में? 2, 6, 8, 10। द राइट आंसर विल बी 2। अब बहुत स्टूडेंट सोचेंगे कि 3 नहीं थे, नहीं 2 ही तो थे। एक लिबर्टी, सबके पास लिबर्टी होगी, मैक्सिमम लिबर्टी विच इज़ टू बी कॉम्पेटिबल विद द लिबर्टी ऑफ अदर्स। सबके पास स्वतंत्रता होगी और ऐसी स्वतंत्रता होगी जिससे दूसरों की कोई नुकसान ना हो। सेकंड, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल, इसी के अंदर तो था इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एंड डिफरेंस प्रिंसिपल, अलग से थोड़ी दिया था इन्होंने। ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी के पास इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, और डिफरेंस प्रिंसिपल इसी में निहित था। डिफरेंस प्रिंसिपल क्या था कि इनइक्वालिटीज आर टू बी अरेंज्ड इन सोसाइटी इन सच अ वे दैट दे प्रूव बेनिफिशियल टू द लीस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो 2 प्रिंसिपल दिए थे जॉन रोल्स ने अपनी प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस थ्योरी में। Next is, which book has not been written by Robert Nozick? We all know that Robert Nozick belongs to neoliberal school of thought. जो neoliberal ideological framework है उसके one of the main stalwart है रॉबर्ट नोजिक, और उनकी किताब दी हुई है, और ये पूछा है कि इनमें से कौन सी उनकी एक किताब नहीं है। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, ये तो उन्हीं की है। फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस, बिल्कुल ये भी रॉबर्ट नोजिक की है। नेचर ऑफ रेशनैलिटी, ये भी नोजिक की है। द रोड टू सर्फडम, नो, रोड टू सर्फडम है हयाक की। हयाक जो थे ना, फ्रेडरिक हयाक, उनकी बुक है रोड टू सर्फडम। लेकिन इस एमसीक्यू को सॉल्व करने का फ़ायदा ये हुआ, एनार्की, स्टेट और यूटोपिया तो सबको पता होती है, ये 2 नई किताबें मिल गई हमको नोजिक की, फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस और नेचर ऑफ रेशनैलिटी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, कौटिल्याज अर्थशास्त्र कंटेन्स 10 बुक्स, 15 बुक्स, 20 बुक्स, 25 बुक्स। राइट आंसर इज 15 बुक्स। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप कौटिल्य की अर्थशास्त्र के बारे में ये याद रखेंगे, 15, 150 और 180, 15 बुक्स थी, 150 चैप्टर थे और 180 टॉपिक थे। ये बात याद रखेंगे आप ऐसे। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में आप ये नंबर याद रख लें, 15, 150, 180। 15 तो बुक्स थी, 150 चैप्टर थे, 180 टॉपिक्स थे उनके अंदर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट वाज द बेसिक फीचर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू कौटिल्य? कौटिल्य के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर का बेसिक फीचर क्या था? संपूर्ण न्याय, सिंह न्याय, सत्य न्याय, मत्स्य न्याय। द राइट आंसर विल बी मत्स्य न्याय। कौटिल्य ने कहा था स्टेट ऑफ नेचर में मत्स्य न्याय है। मत्स्य न्याय कैरेक्टराइज्ड बाय अराजकता, अराजकता मीन्स एनार्की,
जैसे होब्स अपने स्टेट ऑफ नेचर में बोलता है ना, वैसे ही कौटिल्य भी बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में मत्स्य न्याय था, एवरीथिंग वॉज इन डिसऑर्डर, बिग फिश वॉज ईटिंग स्मॉलर फिश, मत्स्य न्याय, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही थी, इसलिए वहाँ पे क्या थी, अराजकता थी। अराजकता मीन्स एनार्की एंड लॉलेसनेस, जहाँ कोई कानून नहीं था। तो आप ये याद रखेंगे, अच्छा एमसीक्यू था। मूविंग अहेड, हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ स्टेट लॉ हैड बीन डिस्क्राइब्ड बाय कौटिल्य इन अर्थशास्त्र? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने सोर्सेज दिए हैं स्टेट लॉ के? 4, 8, 12, 16। द राइट आंसर इज 4। 4 सोर्सेज बताए उन्होंने कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। एक था धर्म, एक था चरितम, एक था व्यवहार एंड एक था राजशासन। धर्म जो होता है ना, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, धर्म मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, धर्म ऐसे याद रखो, धर्म एक सोर्स ऑफ लॉ था धर्म, एक था चरितम। चरितम मीन्स कस्टम्स, आपके कस्टम्स, आपकी जो रीति रिवाज चली आ रही है उनके बेसिस पे भी कानून बन जाते हैं। देन व्यवहार, व्यवहार मीन्स यूसेजेस, जिन चीज़ों के आप लंबे समय से आदी हो चुकी हो, जिनका पालन करने में आप उनको भी कानून का सोर्स मांग सकते हो। एंड देन राजशासन, राजशासना मीन्स रॉयल प्रोक्लेमेशन, जो राजा ने कह दिया, चक्रवर्ती सम्राट ने कह दिया, वो भी कानून है। तो एक तो ये चीज़ याद होगी हमारे कि कौटिल्य के अनुसार 4 सोर्सेज थे लॉ के, और ये हमने एक्सप्लेनेशन में देख लिया वो कौन से थे, धर्म, चरितम, व्यवहार, राजशासन, और इनका मतलब देख लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग अहेड, विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय? आर्य समाज नो, देव समाज नो, ब्रह्मो समाज यस। डी ऑप्शन सही है, ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज के ही तो सपोर्टर थे। ओके, नेक्स्ट इज, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा? स्वामी विवेकानंद नो, गोखले नो, राजा राम मोहन रॉय यस। आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय ने ही फाउंड की थी। देखिए बड़े ही अच्छे फैक्चुअल सवाल हैं, अच्छा एमसीक्यू है, याद रखिएगा आप। What is the role of science according to स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हमारे सिलेबस भी है, उनके साइंस को लेके व्यूज पूछा है। इट इज कॉजिंग डिस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड नो। स्वामी विवेकानंद तो बड़े ही प्रोग्रेसिव थे, साइंस को लेके उनकी तो बड़ी ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच थी, तो वो डिस्ट्रक्शन क्यों लिखेंगे? इट इज क्रिएटिंग डिवीजन इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी नो, नॉट एट ऑल। इट इज प्रमोटिंग नैरो नेशनलिज्म नो, नॉट एट ऑल। इट इज ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर एंड एक्सेलरेटिंग द यूनिवर्सल यूनिटी यस। अगर आपको आता भी नहीं था ना ये आंसर, तो भी आप देखिए सबसे पॉजिटिव ऑप्शन कौन सा है, और विवेकानंद वही बात करेंगे बिल्कुल बैलेंस्ड और पॉजिटिव अप्रोच की। तो राइट आंसर इज डी, कि साइंस जो है वो दुनिया को एक साथ जोड़ रही है और यूनिवर्सल यूनिटी बढ़ा रही है। मूविंग अहेड, गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अगेंस्ट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कम्युनल हार्मनी, वायलेंस, इंडिविजुअल लिबर्टी। भाई गोपाल कृष्ण गोखले जो मॉडरेट लीडर थे, वो तो वायलेंस के ही अगेंस्ट थे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों होंगे? वो तो डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोपोनेंट थे। फिर कम्युनल हार्मनी के भी समर्थक थे। फिर इंडिविजुअल लिबर्टी को भी सपोर्ट करते थे। ओके, द नेक्स्ट इज, व्हाट इज द थ्री-फोल्ड प्रोग्राम फॉर इफेक्टिव पॉलिटिकल एक्शन अकॉर्डिंग टू तिलक? तिलक के अनुसार एक इफेक्टिव पॉलिटिकल एक्शन है, उसके क्या क्या मतलब मायने हैं? अगर आप किसी पॉलिटिकल एक्शन को इफेक्टिव बोलते हो तो उसके अंदर क्या 3 चीज़ें होनी चाहिए तिलक के अनुसार? बॉयकॉट, ठीक है, इसके समर्थक थे। वॉयलेंस, नहीं, वॉयलेंस में तो बिल्कुल बिलीव नहीं करते, तो ए तो एलिमिनेट हो गया। बी, बॉयकॉट स्वदेशी नेशनल एजुकेशन, ओके। बॉयकॉट वॉर पीस, वॉर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बॉयकॉट लोकलिज्म इंटरनेशनलिज्म, नहीं, ये भी नहीं होगा। द ओनली बैलेंस्ड ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज बी, बॉयकॉट में विश्वास रखते थे बाल गंगाधर तिलक, स्वदेशी में इंडिजीनियस इंडस्ट्री, हमारी खुद की लैंग्वेज और लिटरेचर हो, और नेशनल एजुकेशन, उन्होंने महाराष्ट्र में काफ़ी जगह 1-2 स्कूल भी खोले। तो फ्रेंड्स,
आज के वीडियो में बस इतना ही। होप है आप बहुत कुछ नया सीख पाए होंगे आज के वीडियो में। अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।